आज हम लोग वसी अम्ल संश्लेषण के अगले चरण का अध्ययन करेंगे। वसी अम्ल संश्लेषण के लिए एसिटिल को ए एवं NADPH प्लस H प्लस की आवश्यकता होती है। एसिटिल को ए जो है वो पायरुवेट से प्राप्त हो सकता है। अमीनो अम्ल का माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अपचय होता है जिससे पायरुवेट निर्मित होता है और साइटोसोल में ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरुवेट में परिवर्तित होता है। ये पायरुवेट जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स द्वारा एसिटाइल को ए में परिवर्तित होता है। एसिटाइल को ए जो है वो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल कला को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ क्रिया करता है और सिट्रेट बनाता है। इस क्रिया को सिट्रेट सिंथेज एंजाइम उत्प्रेरित करती है। जो सिट्रेट है वो सिट्रेट ट्रांसपोर्टर की सहायता से आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल कला को पार करके साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। साइटोप्लाज्म में सिट्रेट पर सिट्रेट लाइज एंजाइम क्रिया करती है, वो उसे ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल को ए में परिवर्तित करती है। एसिटाइल को ए का उपयोग वसी अम्ल संश्लेषण के लिए होता है। ऑक्सैलो एसीटेट का फिर अपचयन होता है जिससे मैलेट निर्मित होता है। ये क्रिया मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उत्प्रेरित करती है। NADH प्लस H प्लस अपकारक तुल्यांक के दाता की तरह कार्य करते हैं। मैलेट पुनः माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मैलेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ट्रांसपोर्टर की सहायता से प्रवेश करता है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वो पुनः ऑक्सीकृत होकर ऑक्सैलो एसीटेट में परिवर्तित हो जाता है। ये क्रिया मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उत्प्रेरित करती है। मैलेट साइटोसोल में एक अन्य क्रिया में भी भाग ले सकता है। मैलिक एंजाइम के द्वारा मैलेट पायरुवेट में परिवर्तित होता है। इस क्रिया में मैलेट का डीकार्बोक्सिलीकरण होता है तथा ऑक्सीकरण भी होता है, तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है और NADP प्लस जो है अपकारक तुल्यांक का ग्राही की तरह कार्य करते हुए NADPH प्लस H प्लस में परिवर्तित हो जाता है। पायरुवेट पुनः माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट ट्रांसपोर्टर की सहायता से प्रवेश करता है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में पुनः परिवर्तित हो सकता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इन पदार्थों के लिए पारगम्य नहीं है, इसलिए इनके लिए ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, परंतु आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। जो दूसरा NADPH प्लस का स्रोत है तो वो NADPH का उपयोग अपचयी क्रियाओं के लिए, एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए होता है। हेपेटोसाइट्स एवं एडिपोसाइट्स में साइटोसोलिक NADPH जो है वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के द्वारा प्राप्त होता है और कुछ मात्रा में मैलिक एंजाइम द्वारा भी प्राप्त होता है। वसी अम्ल जैव संश्लेषण का नियम: जब जीव के पास अपनी ऊर्जा आवश्यकता से अधिक ईंधन होता है तो वो वसी अम्लों में परिवर्तित हो जाता है और ट्राइएसिल ग्लिसरॉल के रूप में संचित होता है। वसी अम्ल जैव संश्लेषण के दर को निर्धारित करने वाली क्रिया एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। इस कारण से ये निम्न का महत्वपूर्ण स्थल है। कशेरुकी जीवों में एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज का इनहिबिटर पामिटोइल को ए है जो कि इस प्रक्रम का अंतिम उत्पाद है, तो ये फीडबैक इनहिबिटर की तरह कार्य करता है, जबकि सिट्रेट इस एंजाइम का एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल को ए तथा ATP की सांद्रता बढ़ती है तो सिट्रेट जो है वो साइटोसोल में आता है जहां पर वो एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम के सक्रियक या एक्टिवेटर की तरह भी कार्य करता है और एसिटाइल को ए के पूर्व पदार्थ की तरह भी कार्य करता है। एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज का नियमन से संयोजी रूपांतरण द्वारा भी होता है। ग्लूकागॉन एवं एपिनेफ्रिन हार्मोन इस एंजाइम को फॉस्फोरिलीकृत कर देते हैं जिसके कारण एंजाइम निष्क्रिय हो जाती है तथा इस एंजाइम की सिट्रेट के प्रति संवेदनशीलता भी इन हार्मोन की उपस्थिति में घट जाती है, जिससे वसी अम्ल संश्लेषण की दर घट जाती है। इसके विपरीत एंजाइम जब डीफॉस्फोरिलीकृत रूप में रहती है तो वो सक्रिय रहती है
और जब वो डीफॉस्फोरिलीकृत रहती है तो वो पॉलीमराइज्ड फॉर्म में उपस्थित होती है, जो उसका सक्रिय रूप होता है। यहाँ पे ये नियमन के बिंदु दिखाए गए। सिट्रेट जो है वो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम के सक्रिय की तरह कार्य करता है और वसी अम्ल संश्लेषण की दर को बढ़ाता है। इंसुलिन जो है वो सिट्रेट लाइज एंजाइम के एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है और जिसके कारण सिट्रेट एसिटाइल कोए में परिवर्तित होता है। हार्मोन्स ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज का फॉस्फोरिलीकरण कर देते हैं, जिससे एंजाइम निष्क्रिय हो जाती है। अतः ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन की उपस्थिति में एंजाइम निष्क्रिय होने से वसी अम्ल संश्लेषण की दर घट जाती है और मेलोनिल कोए नहीं बन पाता है। पामिटोइल कोए इस प्रक्रम का अंतिम उत्पाद है। वो भी एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को संदमित करता है। वो फीडबैक संदमक की तरह कार्य करता है। एंजाइम दो रूपों में पाई जाती है। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज डीफॉस्फोरिलीकृत रूप, जो कि पॉलीमराइज फॉर्म होता है और ये सक्रिय होता है, और निष्क्रिय रूप जो है वो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज फॉस्फोरिलीकृत रूप में जब होता है तो वो निष्क्रिय होता है और मोनोमेरिक फॉर्म में उपस्थित होता है। बैक्टीरिया और पादपों में एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज का नियमन सिट्रेट अथवा फॉस्फोरिलीकरण डीफॉस्फोरिलीकरण चक्र द्वारा नहीं होता है। पादपों में एंजाइम का पादपों में जब स्ट्रोमा का पीएच बढ़ता है या मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ती है तब एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है। ऐसा पौधों को प्रदीप्त करने से होता है, इल्यूमिनेट करने से होता है। ई कोलाई में नियमन जटिल है। इसमें ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त प्रक्रम का नियमन जीन अभिव्यक्ति के स्तर पर भी होता है। लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त वसी अम्ल पामिटेट से निर्मित होते हैं और ये जो है लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्लों की सिंथेसिस के लिए पामिटेट पे दो कार्बन इकाइयां जोड़कर एसिटिल समूह जोड़कर लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्ल निर्मित होते हैं। पहले पामिटेट से स्टीयरेट बनता है और स्टीयरेट का और दीर्घीकरण हो सकता है। दीर्घीकरण तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। अधिक सक्रिय तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये एंजाइम तंत्र भिन्न होता है। इसमें एसीपी एसाइल कैरियर प्रोटीन के स्थल पर कोई एंजाइम ए असाइल समूहों का वहन करती है। इसके अतिरिक्त दीर्घीकरण की विधि पामिटेट संश्लेषण के समान होती है। इसमें मैलोनिल को ए दो कार्बन परमाणु का दाता होता है। इसके पश्चात उसका अपचयन होता है, फिर निर्जलीकरण होता है और फिर से अपचयन होता है, जिससे संतृप्त 18 कार्बन परमाणु का स्टीयरल कोए निर्मित होता है। फिर इसका पुनः और दीर्घीकरण हो सकता है तो पामिटेट से स्टीयरेट बन सकता है जिसमें 18 कार्बन परमाणु है। पामिटेट का डिसैचुरेशन हो सकता है जिससे पामिटोलिएट बनता है। इसमें 16 कार्बन परमाणु एक द्विआबंध उपस्थित होता है। स्टीयरेट से अन्य अधिक लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त वसी अम्ल निर्मित हो सकते हैं, अथवा स्टीयरेट का डिसैचुरेशन होता है जिससे ओलिएट निर्मित होता है। इसमें 18 कार्बन परमाणु और एक द्विआबंध उपस्थित होता है डेल्टा 9 पोजीशन पे। फिर इसके पश्चात डिसैचुरेशन केवल पादपों में हो पाता है। ओलिएट से लाइनोलिएट बनता है जिसमें 18 कार्बन परमाणु और दो द्विआबंध होते हैं डेल्टा 9 और 12 पोजीशन पे। फिर लाइनोलिएट से अल्फा लाइनोलिनेट और गामा लाइनोलिनेट बन सकते हैं। ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हैं। इसमें अल्फा लाइनोलिनेट में 18 कार्बन परमाणु 3 द्विआबंध हैं जो कि 9 12 15 स्थल पे हैं, जबकि गामा लाइनोलिनेट में 18 कार्बन परमाणु 3 द्विआबंध है 6 9 12 स्थलों पर। इससे अल्फा लाइनोलिनेट से अन्य बहुअसंतृप्त वसी अम्ल निर्मित हो सकते हैं। गामा लाइनोलिनेट का दीर्घीकरण हो सकता है जिससे आइकोसा ट्राई इनोएट बन सकता है जिसमें 20 कार्बन परमाणु 3 द्विआबंध 8 11 14 स्थल पे होते हैं, जिसका पुनः डिसैचुरेशन होता है जिससे अराकिडोनेट बनता है जिसमें 20 कार्बन परमाणु 4 डबल बॉन्ड 5 8 11 14 स्थल पर उपस्थित हो सकते हैं। ये जो बहुअसंतृप्त वसी अम्ल बनते हैं वो क्रिया केवल पादपों में हो पाती है।
वसी अम्ल के डिसैचुरेशन के लिए मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज की आवश्यकता होती है। पामिटेट और स्टीयरेट पूर्व पदार्थ हैं जिनसे क्रमशः पामिटोलिएट तथा ओलिएट निर्मित होता है। फैटी एसाइल को ए डिसैचुरेज इस एंजाइम को उत्प्रेरित करती है। ये मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज है और इसके लिए दो क्रियाधार की आवश्यकता होती है जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस देते हैं। एक NADPH अथवा NADH अथवा NADPH प्लस H प्लस है और दूसरा वसी अम्ल स्वयं है। दोनों दो हाइड्रोजन एटम्स देते हैं, तब दो जल के अणु प्राप्त होते हैं इस क्रिया के द्वारा। तो जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस का फ्लो है वो निम्नलिखित प्रक्रम के द्वारा होता है। NADPH प्लस H प्लस रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज को देता है। साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज अपचायक तुल्यांक साइटोक्रोम B5 को देता है और ये साइटोक्रोम B5 ऑक्सीजन के एक अणु को दो हाइड्रोजन एटम्स देता है और दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो फैटी एसिड से प्राप्त होते हैं, जिससे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनता है तथा दो जल के अणु प्राप्त होते हैं। पादपों में क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में फैटी असाइल डिसैचुरेज एंजाइम तंत्र पाया जाता है और इस क्रिया के द्वारा ओलिएट निर्मित होता है। स्तनधारी हेपेटोसाइट कोशिकाएं वसी अम्ल में डेल्टा 9 स्थल पर द्विआवन निर्मित कर सकती हैं, परंतु वो मिथाइल टर्मिनल एंड और डेल्टा 9 स्थल के मध्य अतिरिक्त द्विआवन निर्मित नहीं कर सकते। अतः मैमल्स लाइनोलिएट और लाइनोलिनेट निर्मित नहीं कर सकते, पादप दोनों निर्मित कर सकते हैं और इन दोनों का इसलिए संश्लेषण कर पाते हैं क्योंकि इन पदार्थों के संश्लेषण की एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंजाइम जो है वो मुक्त वसी अम्ल पर क्रिया नहीं कर पाती है, वो फॉस्फोलिपिड पर जुड़े वसी अम्ल पर क्रिया करती है और वो ऐसे फॉस्फोलिपिड पे कार्य करते हैं जिसमें एक ओलिएट ग्लिसरॉल से जुड़ा हो। तो क्रिया इस प्रकार से है। फॉस्फेटाइडिल कोलीन जिसमें ओलिएट उपस्थित है उस पर डिसैचुरेज एंजाइम क्रिया करेगी और फॉस्फेटाइडिल कोलीन जिसमें लाइनोलिएट उपस्थित है वो निर्मित होता है। फिर इस पर पुनः डिसैचुरेज एंजाइम क्रिया करेगी और फॉस्फेटाइडिल कोलीन जिसमें लाइनोलिनेट उपस्थित है वो निर्मित होता है। इस प्रकार पादप जो हैं वो बहुअसंतृप्त वसी अम्ल निर्मित कर पाते हैं।